हाँ तो प्यारे बच्चों, हेलो, गुड मॉर्निंग। और वैष्णवी क्लासेस के वर्चुअल क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका अपना होस्ट प्रफुल्ल सर। और जैसे कि हालात चल रहे हैं, अब हम लोग को वर्चुअल क्लासेस की तरफ शिफ्ट करना पड़ रहा है। खैर कोई नहीं, पढ़ाई वैसे ही चलेगी जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस में चलती थी। इनफैक्ट ज़्यादा मजा आएगा आप लोग को। तो पढ़िए, अब ध्यान से चीज़ों को देखा जाए, कहाँ तक हम लोग चीज़ों को समझ पाते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था बउआ जी, डायरेक्ट जिरंड। ठीक है, तो पहले मैं आपको डायरेक्ट जिरंड समझा देता हूं, उसके बाद ज्यादा बेहतर होगा आप लोग के लिए। तो पहले डायरेक्ट जिरंड कॉपी में लिख लेंगे और अब इसका डेफिनेशन लिख लेंगे बउआ जी इजिली। सीधा लिखेंगे यहां पे पहला पॉइंट लेके, द यूज ऑफ वर्ब फोर, ऐसे ब्रैकेट में लिख लेंगे बउआ जी वर्ब वन प्लस आईएनजी। जिरंड क्या होता है? वर्ब वन प्लस ing. The use of verb for directly after the verb is called direct gerund. डायरेक्ट gerund, तो ये आपके पास उसका डेफिनेशन हो जाएगा इजी वे में, इसको डायरेक्ट gerund। ठीक है, लिख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ है द यूज ऑफ वर्ब फोर, वर्ब वन प्लस आईएनजी जो वर्ब का चौथा रूप होता है, डायरेक्टली आफ्टर द वर्ब, वर्ब के ठीक बाद, इज कॉल्ड डायरेक्ट gerund। ठीक है, अब मैं आपको इसको एग्जांपल देके समझा देता हूं तो ज्यादा क्लियर होगा। आपने इसे लिख लिया होगा। देखिए, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। एग्जाम्पल आपके सामने है बउआ जी, ही इज बेंट, he is bent on punishing her enemies। ध्यान से देखा जाएगा इस लाइन में बउआ जी, थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा इजिली। तो आप देखिए ऑन के बाद वर्ब फोर का इस्तेमाल हो रहा है। तो जब ऑन के बाद वर्ब फोर का इस्तेमाल हो रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं प्रीपोजिशन प्लस जिरंड। इसको हम लोग कहते हैं बउआ जी प्रीपोजिशन प्लस जिरंड। अब मैं आपको एक और सेंटेंस देता हूं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान से देखा जाएगा। दूसरा सेंटेंस मैं आपको देता हूं, ठीक है, देखिएगा। वी स्टार्टेड प्लेइंग। अब ध्यान से देखा जाए, वी स्टार्टेड प्लेइंग का क्या हालचाल है? यहां पे स्टार्ट के ठीक बाद आईएनजी का इस्तेमाल कर दिया गया है। तो जब स्टार्ट के वर्ब के ठीक बाद, तुरंत बाद आप आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट जिरंड। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके वर्ब के ठीक बाद वर्ब फोर का इस्तेमाल होता है, उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट जिरंड। और आमतौर पे जिरंड जो होता है वो वर्ब के बाद एक प्रीपोजिशन आता है और प्रीपोजिशन के बाद जिरंड आता है। तो ये सेक्शन हमने क्लास में देख लिए थे। फिर भी अगर किसी को तकलीफ होगा तो उस पर भी अगला वीडियो बनाया जाएगा। तो एग्जाम्पल आपके सामने है, वी स्टार्टेड प्लेइंग। तो आपने डायरेक्ट जिरंड क्या होता है ये तो समझ लिया होगा। तो पढ़ाई को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और अगले टॉपिक पे, ठीक है, लिख लीजिएगा। तो अगला पॉइंट जो है वो लिख लीजिएगा, ऐसे लिखिए, द फॉलोइंग verbs आर फॉलोड बाय डायरेक्ट जिरंड। द फॉलोइंग verbs आर फॉलोड बाय डायरेक्ट जिरंड। कुछ वर्ब मैं आपको बतलाऊंगा जिनके बाद डायरेक्ट जिरंड का प्रयोग होता है। ये वर्ब याद होने चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बउआ जी से, तो याद रखना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए वर्ब को लिखा जाए। इतने वर्ब हैं जो आपको याद होना चाहिए बउआ जी। स्टार्ट, वर्थ, वर्थ का अर्थ होता है योग्य या लायक। प्रैक्टिस, माइंड, लाइक, रेजिस्ट, रिस्क, प्रपोज, लव, प्रेफर, कंसीडर, एंटिसिपेट। एंटिसिपेट का अर्थ होता है आशा करना या उम्मीद करना। इमेजिन, एंजॉय, मिस, कैन नॉट हेल्प या कैन नॉट बियर। देखिए आपको दिख रहा होगा, अवॉइड, एक्सक्यूज, पार्डन, फॉरगिव, इट इज नो यूज, ऑब्लिक, इट इज नो गुड। तो मैंने एक ही जगह ऑब्लिक देके लिख दिया है। रिग्रीट, रिग्रीट का अर्थ होता है
पछतावा या प्रायश्चित, डिसलाइक या डिटेस्ट दोनों का एक ही अर्थ होता है, हेट, फिनिश और स्टॉप। तो ये सारे वर्ब आपको याद होने चाहिए। इनके बाद डायरेक्ट जिरंड का प्रयोग होता है। अब मुद्दे की बात है कि इतने वर्ड्स याद कैसे रहेंगे हमेशा। तो मैं आपको एक कहानी पे, एक स्टोरी पे ये वर्ड्स याद करा देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये वर्ड आप कभी फिर भूलेंगे नहीं। तो चलिए कहानी पे वर्ड्स को याद करना शुरू किया जाए। ध्यान आपका बिल्कुल यहां पे होना चाहिए, नहीं तो कहानी में रह जाएगा, निकल जाएगा। चलिए हम लोग अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं ध्यान से। स्टोरी हमारा स्टार्ट होगा बउआ जी यहां से। कहानी शुरू होती है बउआ जी स्टार्ट से कहानी शुरू हो गई। ध्यान से देखिएगा, कहानी शुरू होती है। कोई एक लड़का है जो कि वर्दी है, योग्य है नौकरी के, तो वो नौकरी की तैयारी करने के लिए पटना आता है। यहाँ आता है तो बहुत सारा प्रैक्टिस करता है, खूब मेहनत करता है, प्रैक्टिस करता है। उसके बाद धीरे धीरे वो किसी को माइंड करने लगता है। किसी को माइंड मतलब होता है ध्यान देना, समझना। किसी को माइंड करने लगता है और वो किसी को लाइक भी करने लगता है। वो अपने आप को काफी रेजिस्ट करता है, अंदर से काफी चाहता नहीं है कि सब लफड़े में पड़े, लेकिन फिर भी वो बातों में आ जाता है, मन की रिस्क लेता है और व्यक्ति को प्रपोज कर देता है। प्रपोज करना थोड़ा रिस्की काम होता है, तो रिस्क लेता है और प्रपोज कर देता है। उसके बाद उधर से एक्सेप्ट हो जाता है और दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। उसके बाद वो पढ़ाई से ज्यादा सामने वाले व्यक्ति को प्रेफर करने लगता है। वो सामने वाले व्यक्ति की हर बात को कंसीडर करने लगता है। वो एंटिसिपेट यानी कि उम्मीद करता है कि वो व्यक्ति हमेशा उसके साथ रहेगा, आशा करता है, और वो उसी के बारे में हमेशा इमेजिन करते रहता है। वो उसके बारे में उसके साथ रह के काफी इंजॉय करता है। जब वो नहीं होता है या होती है तो उसे काफी मिस करता है। किसी समय उसके पॉकेट का पैसा समाप्त हो जाता है, कैन नॉट बियर या कैन नॉट हेल्प, और वो उसकी किसी डिमांड को, किसी फरमाइश को पूरा नहीं कर पाता है। ध्यान से सुनिएगा, किसी समय उसके पॉकेट का पैसा समाप्त हो जाता है और वो उस समय उसकी फरमाइश को पूरा नहीं कर पाता है, कैन नॉट हेल्प या कैन नॉट बियर। उसके बाद वो सामने वाला व्यक्ति उसे अवॉइड करने लगता है। ये लड़का या लड़की बहुत एक्सक्यूज देता है, बहुत माफी भी मांगता है, लेकिन सामने वाला उसे क्षमा नहीं करता है, फॉरगिव नहीं करता है। अब उसको लगता है कि इट इज नो यूज या नो गुड, ये किसी काम का चीज नहीं था, मैंने अपना काफी समय बर्बाद कर दिया, इतना पढ़ाई करता तो मेरी नौकरी हो गई होती। उसे काफी पछतावा होता है, प्रायश्चित होता है कि जो बड़ा सा टेडी बियर गिफ्ट में दिया था, वहां पे एक छोटा सा टेडी बियर भी हो सकता था। धीरे धीरे जो उसका लाइक था वो डिसलाइक या डिटेस्ट में बदल जाता है, जो लव था वो हेट में बदल जाता है। कहानी फिनिश हो जाती है और जो स्टार्ट हुआ था वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया। ध्यान से देखिए, लास्ट वर्ड हमारे पास क्या है, स्टॉप। तो मेरे ख्याल से सारे वर्ड आपको याद हो गए होंगे। फिर ध्यान से देखा जाए, कहानी को दिमाग में दोहरा लीजिए, आपको याद हो जाएगा। कहानी स्टार्ट होती है, एक योग्य लड़का है, वो पटना आता है, काफी प्रैक्टिस करता है। धीरे धीरे वो किसी को माइंड करने लगता है, उसको लाइक करने लगता है, काफी रेजिस्ट करता है अपने मन को, लेकिन एक रिस्क लेता है और वो क्या करता है, सामने वाले व्यक्ति को प्रपोज कर देता है। प्रपोज के बाद दोनों में लव होता है। वो पढ़ाई से ज्यादा उसको प्रीफर करने लगता है, उसकी बातों को कंसिडर करता है, उम्मीद करता है, एंटिसिपेट करता है, आशा करता है कि दोनों साथ में जीवन भर रहेंगे। इमेजिन करता है, उसके साथ इंजॉय करता है, नहीं होते हैं तो काफी मिस करता है उस व्यक्ति को। किसी दिन उसका पैसा समाप्त हो जाता है। वो कैन नॉट बियर या कैन नॉट हेल्प, उसकी सहायता नहीं कर पाता, उसका कोई डिमांड पूरा नहीं कर पाता है। सामने वाला व्यक्ति उसे अवॉइड करने लगता है, ये काफी एक्सक्यूज देता है, काफी माफी मांगता है, लेकिन सामने वाले उसे क्षमा नहीं करता है। अब उसे लगता है कि इट इज नो यूज या गुड, ये किसी काम की चीज नहीं है, इतना अगर मैंने पढ़ाई किया होता तो मेरी नौकरी हो गई होती। तो काफी पछतावा होता है, रिग्रेट होता है। अब उसे लाइक के जगह डिसलाइक हो गया, उस व्यक्ति से लव की जगह हेट हो गया और उसने रिलेशनशिप को फिनिश कर दिया। कहानी समाप्त हो गई। तो उम्मीद करता हूं ये कहानी सुन के आपको याद हो गया होगा और इतने वर्ब आपको हमेशा याद रहेंगे। ये वर्ब याद करने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इनके बाद डायरेक्ट जिरंड का प्रयोग होता है। क्लियर? चलिए, तो ये आपके वर्ड थे डायरेक्ट जिरंड के। अब कुछ क्वेश्चंस को देख लिया जाए। क्वेश्चन आपके सामने बउआ जी, आपके अनुसार ये सवाल सही है या गलत है, सोच के बताइए। वी स्टॉप्ड टू राइट, सही है या गलत है? तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा बउआ जी कि ये जो लाइन है ये गलत है। यहां होना चाहिए था टू राइट के जगह राइटिंग।
वी स्टॉप्ड राइटिंग, क्योंकि यहाँ पे टू राइट नहीं होगा, स्टॉप के बाद डायरेक्ट जिरंड का प्रयोग होता है। क्लियर है? ये तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बेहतर। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपको समझ में आएगा या नहीं आएगा। ही इंजॉयड टू राइड इन हिल्स। समझ में आ रहा है बुआ जी? सही है या गलत है खुद सोच लेंगे। तो अगर आपको ये सही लग रहा है तो गड़बड़ की बात है। एंजॉय के बाद क्या था? डायरेक्ट जिरंड था, तो टू राइड की जगह क्या हो जाएगा? राइडिंग। कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है यहाँ पे। चलिए आराम से सवाल भी आपसे बनना चाहिए, बेहतर। अब चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये देखिए सही है या गलत है। सी डज नॉट माइंड हेल्पिंग मी। सी डज नॉट माइंड हेल्पिंग मी। तो देखिए माइंड के ठीक बाद क्या लिखा हुआ है? हेल्पिंग। माइंड के ठीक बाद क्या लिखा हुआ है? हेल्पिंग। ये तो डायरेक्ट जिरंड हो गया। उस वर्ड में माइंड था या नहीं था? तो मैंने कहा था कि वो किसी को माइंड करने लगता है, फिर उसको लाइक करने लगता है। तो ये लाइन बिल्कुल क्या है बुआ जी? 100% सही है, एक्यूरेट है, इसमें कोई दाग नहीं है, ये एग्जैक्ट सही सेंटेंस है। क्लियर? तो यहां पे आप वो सारे वर्ब जान लेते हैं जिसके बाद डायरेक्ट जिरंड का प्रयोग होने वाला है। मेरे ख्याल से वर्ब आपको याद भी होंगे, लेकिन जब भी ऐसा हम लोग को लगता है कि इंग्लिश का कोई नियम कोई रूल हमने सीख लिया, वहीं पे एक नया रूल आता है, वहीं पे एक नया पॉइंट आता है जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। तो 2 मिनट के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है? तभी आपको जाके समझ में आएगा। चलिए नोट, सेंटेंस लिखा है बुआ, शी कैन नॉट हेल्प टू टेल अ लाई। अच्छा ये तो आप लोग को अभी तक समझ में आ गया होगा कि ये जो लाइन है ये गलत है, क्योंकि कैन नॉट हेल्प या कैन नॉट बियर के बाद किसका प्रयोग करते हैं? डायरेक्ट जिरंड का प्रयोग करते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं टेलिंग। कोई दिक्कत यहाँ पे आप लोग को नहीं होना चाहिए, ठीक है? टेलिंग आ गया, लाइन सही हो गया। टू टेल हो गया, ये लाइन गलत हो गया। लेकिन एग्जाम में कभी कभी क्या लिख के देता है बुआ जी? ध्यान से देखा जाएगा, सी, ध्यान दीजिएगा, कैन नॉट हेल्प बट टेल ए लाई। ध्यान दीजिएगा बुआ जी। ध्यान से देखिए, सेंटेंस आपको दिया गया है, सी कैन नॉट हेल्प बट टेल ए लाई। ऐसा एग्जाम में आपको दे देगा, सी कैन नॉट हेल्प बट टेल ए लाई, और ये भी पूरी तरह सही है। तो आपको बस ये याद रखना है, कैन नॉट हेल्प या कैन नॉट बियर, जो 2 वर्ड वहां दिए गए थे, ये 2 वर्ड आपको याद होने चाहिए। नहीं याद है तो मैं आपको याद दिलाता हूं ध्यान से। ये वर्ड आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ध्यान से इन वर्ड्स को देखिए। देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा गया है बउआ जी, ध्यान से देखिएगा, कैन नॉट हेल्प और कैन नॉट बियर। कैन नॉट हेल्प और कैन नॉट बियर, ध्यान से दिख रहा होगा आप लोग को। तो ये जो 2 वर्ड दिए गए हैं, कैन नॉट हेल्प या कैन नॉट बियर, अगर ये दोनों वर्ड आते हैं तो इनके बाद आईएनजी भी आ सकता है, और साथ में बट प्लस वर्ब वन भी आ सकता है। बट प्लस वर्ब वन भी आ सकता है, दोनों पूरी तरह सही है। तो इस पॉइंट को आप लोग चाहेंगे तो नोट करके लिख लेंगे। नोट करके कैसे लिखेंगे मैं आपको बतला देता हूं। चलिए आप यहां पे लिख लेंगे बउआ जी, कैन नॉट हेल्प ऑब्लिक बियर प्लस वर्ब 4 ऑब्लिक बट प्लस वर्ब 1। ये दोनों पॉइंट जो है बउआ जी पूरी तरह सही, इसको आप नोट करके लिख लेंगे। कैन नॉट हेल्प या कैन नॉट बियर के बाद वर्ब 4 भी आ सकता है और बट प्लस वर्ब 1 भी आ सकता है। ये 100% दोनों लाइन बिल्कुल सही है। तो क्लियर है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए एक और पॉइंट है बहुत, जिस पर थोड़ा सा आपको ध्यान दे देना है। चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। देखा जाए जी, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेम जैसा वहां नियम था वही नियम यहाँ, थोड़ा सा आपको बस ध्यान देना है, ठीक है? बस हल्का सा ध्यान दे दीजिएगा। लिखा है बुआ जी, इट इज नो यूज गुड वेटिंग फॉर हर।
ध्यान से देखा जाएगा, आपको ध्यान में होगा इट इज नो यूज या गुड। अच्छा, ये वर्ड आपको पढ़ाया गया था, अभी जस्ट ध्यान में था, नहीं ध्यान में तो मैं आपको दिखलाता हूं। ये वर्ड आपने जस्ट पढ़ाई की है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से यहाँ पे देखा जाएगा, इट इज नो यूज ऑब्लिक गुड, मतलब इट इज नो यूज या इट इज नो गुड। तो ये वर्ड आपने जस्ट पढ़ा है, तो इट इज नो यूज या गुड के बाद वेटिंग लिखा है, यानी कि भरपूर लिखा है, लाइन पूरी तरह सही है, कोई दाग नहीं है। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल को देखा जाए, इट इज नो यूज ऑब्लिक गुड के बाद ऑफ के बाद आईएनजी लगाया, ये भी लाइन बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई दाग नहीं है। तो अगर इट इज नो यूज या गुड के बाद डायरेक्ट जिरंड आ जाए तो भी वाक्य सही होता है, और इट इज नो यूज या गुड के बाद ऑफ के बाद जिरंड आ जाए, याद रखिएगा ऑफ के बाद जिरंड आ जाए तो भी ये पूरी तरह क्या है, सही है, करेक्ट है, इसमें कोई दाग नहीं है। तो आपका डायरेक्ट जिरंड का एक सेक्शन यहाँ पे समाप्त होता है। अभी इसमें एक दो पॉइंट और बच गए हैं जो मैं अपने अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा और आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। फिर भी अगर कोई भी क्वेरी आज की पढ़ाई से है या समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। पढ़ाई समझ में आ जाए तो भी आप कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, क्योंकि अब आपके शिक्षा का ग्रोथ आपके कमेंट, लाइक, शेयर पे टिका हुआ है। तो अगर पढ़ाई सही लग रही है, पढ़ाई आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह समझ में आ रहा है, तो कमेंट करके बताइए, मुझे भी अच्छा लगेगा। अगले क्लास का इंतजार करते हैं। रेगुलर वीडियोज आते रहेंगे और मैंने 3 वीडियोज देने के लिए बोले हैं, तो ये क्लासरूम वाला वीडियो भी आएगा, प्रैक्टिस वाला वीडियो भी आएगा और द हिंदू वाला वीडियो भी आएगा। तो इन लोगों के टाइमिंग तो आप लोग को याद होंगे। मॉर्निंग में 8 बजे क्लासरूम वाला वीडियो आ जाएगा, उसके बाद 11 बजे के आसपास आपके पास सेट चला जाएगा, सेट वाला वीडियो, और उसके बाद रात में 11 बजे आपके पास द हिंदू का वीडियो चला जाएगा। क्लियर है? तो चलिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और कमेंट करते रहिए ताकि हम लोग आपस में जुड़े रहें। अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना। मिलते हैं, टेक केयर, गुड लक, गुड डे, हैव अ नाइस डे।